तो क्लास करेंगे शुरू, और शुरुआत में हम लोगों को ये बताना होगा कि जिस चीज को हम लोगों को आज स्टार्ट करना है क्लास 11th के फिजिक्स में, वो आपके फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है, जिसको हम लोग कई नाम से बुला सकते हैं। कह सकते हैं कि इसका नाम स्केलर्स एंड वेक्टर्स, कह सकते हैं कि इसका नाम कुछ बुक्स में वेक्टर एनालिसिस, और कुछ बुक्स में इसी का नाम दिया जाता है सिर्फ वेक्टर्स, क्योंकि पढ़ना एक्चुअली वेक्टर्स ही होता है। स्केलर का तो जिक्र आता है, तो वो बात हम लोग करेंगे ही अभी। तो इन चीजों को स्टार्ट करें पहले, फिर बाकी बातें होंगी। हाँ, फिर बाकी बातें पहले स्टार्ट लें। शुरू के 10 मिनट्स आपको जानी पहचानी चीज़ें मिलेंगी, कॉमन चीज़ें मिलेंगी जो आप जानते हो समझते हो। उसके बाद नए नए टॉपिक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हर टॉपिक को पढ़ते ही उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स लगाना शुरू करेंगे। हाँ, फिलहाल ध्यान दीजिएगा। क्या कहा, किसी बुक में आपको इस चैप्टर का नाम स्केलर्स एंड वेक्टर्स मिला करेगा, कुछ में आपको इस चैप्टर का नाम वेक्टर एनालिसिस ऐसा कहा जाएगा, और कई बार आपको इसका ऐसी कहानी। तो शुरू करते हैं, और बहुत ज्यादा फोकस रखना। हालांकि प्रिया आप बता रही थी अभी मैग्नीट्यूड को लेकर के, बट हो जाने दीजिए काम। चलिए फोकस करेंगे जरा। जब पहली बार हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक बेसिक डायग्राम से शुरू किया था, याद होगा हमें। एक बेसिक डायग्राम से शुरू किया था। सपोज ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और ये एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी। हाँ, एक पॉइंट ए है हमारे पास और एक दूसरा पॉइंट बी है। आपसे कहा था कि ए से बी को जाने का, जिसमें हमें बार बार कभी लेफ्ट कभी राइट कभी कभी डाउन इस तरह से चलना होता है, कुछ ऐसे। और एक दूसरा रास्ता भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, जिसमें बिल्कुल नाक की सीध में चल दो, डायरेक्ट इस डायरेक्शन में चलकर ए से बी तक पहुंचो, कहीं भी मुड़ने की जरूरत नहीं। ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये वो रास्ता है, सपोज करो, जिस पे चल चल कर कोई कार, कोई बस, कोई ट्रक, कोई बाइक, तुम, मैं, पैदल पैरों के निशान या टायर्स के निशान के साथ ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो इसको एक्चुअल पाथ कहा था, और इसे एक और नाम से बुलाया था क्या हम लोगों ने, और ये क्या था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या कहलाया था ये, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शक्ल से ही ये रास्ता ज्यादा लंबा लग रहा है, और ये रास्ता उसके कंपैरिजन में छोटा लग रहा है। तो आप ऐसा करें, जस्ट एज्यूम करो, ऐसा मान लो कि ये हमारे पास ये जो रास्ता है ये 50 मीटर है, जो ज्यादा लंबा वाला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इसको मान लिया हम लोगों ने 50 मीटर। अब उससे तो ये काफी छोटा है, इतना घूम कर नहीं जाना है, स्ट्रेट जाना है, तो हम लोग इसको कह जाते हैं क्या, 30 मीटर। अब ये 50 मीटर और ये 30 मीटर, ये तो है ही है। इसके साथ साथ एक और बात है। एक और बात क्या है, इस वाले रास्ते में एक और खास बात है कि आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बहुत अच्छा,
ऐसे। तो मुझे आपसे ये कहना है कि ये जो 30 मीटर आपने देखा, इस 30 मीटर को हम लोग कहते क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये जो 50 मीटर आपने देखा, इस मैग्नीट्यूड। एक बार हम लोग इन पे बात कर चुके हैं ऑलमोस्ट, एक बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। हाँ चलो, हाँ चलो ठीक है। मैग्नीट्यूड यहां भी और मैग्नीट्यूड यहां भी। अब एक बात और आ गई क्या, कि इसमें हमें फिक्स्ड डायरेक्शन भी है, बट यहां पे मैग्नीट्यूड तो है बट नो डायरेक्शन। और स्टैंडर्ड 9th में ही पहली बार हम लोग इस बात का फैसला कर चुके थे कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो हम लोग ऐसे क्वांटिटीज को क्या कह रहे थे? वेक्टर्स। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यदि ऐसी हो जिसमें मैग्नीट्यूड तो बट नो डायरेक्शन, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कह रहे थे क्या? स्केलर्स। तो डायरेक्शन बहुत कॉमन बात, वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बॉडी स्ट्रेट जा रही है, ये इसका फिक्स डायरेक्शन। और बॉडी यदि बार बार तोड़ मुड़ जा रही है, कभी लेफ्ट कभी राइट ऊपर नीचे हो जा रही है, तो इसमें फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हमें जिस बात पे गौर करनी थी अभी, वो था मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब यहां पे हो गया कि यदि आप किसी रास्ते को मेजर करना चाहते हैं, तो उस रास्ते का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, चाहे वो 10 मीटर हो, 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, 5 किलोमीटर हो, वो उसका मैग्नीट्यूड। यदि आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसका अपना कुछ वजन है, अपना कुछ मास है, तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी, वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही उसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। इसके साथ साथ यदि कोई कार है जो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे, उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके स्पीड का, वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे हो गया किसी भी चीज का न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप चूंकि स्केलर्स एंड वेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव magnitude as well as fixed direction are called vectors, or those physical quantities which have magnitude but no direction are called scalar quantities। ये एक बात रही। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आप इस डिस्प्लेसमेंट को तो वेक्टर बोल ही रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर हुआ, आप वेलोसिटी को भी कह दीजिए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। आप फोर्स को कह दो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। आप एक्सेलरेशन को कह दो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब के सब एग्जांपल्स किस चीज के लिए हो गए? वेक्टर्स के लिए। वही यदि आप स्केलर्स की बात करो, तो डिस्टेंस तो आप देख ही रहे हैं, डिस्टेंस की बात तो हो ही रही है। डिस्टेंस तो है, हम लोग स्पीड ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? टाइम ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? हम तो मास ले सकते हैं। ये सब क्या हो गए? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर्स।
ये एक ऐसी बात थी जिसका हमें पहले से ही पता था, और अब उस तरफ जाएंगे जिसके बारे में बातचीत हम लोगों को करनी है। ठीक है ना? ठीक है, सुनना। ये अभी नोट नहीं कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा आगे चले उसके बाद बात करते हैं। और से ध्यान देना। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक जिस बारे में बात कर रहे हैं वो हम लोग वो बात कर चुके थे, या तो एक बार किया होगा या फिर आपने 5 बार वो बात किया होगा। अब जो बात कर रहे हैं ये ध्यान रखना, पहली बार डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो आप पहचानोगे, और यदि नहीं पढ़ाया गया होगा तो पहली बार देखना है। शुरू करें, सुनना जरा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। एक हुआ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ध्यान से, ध्यान से हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ओके, इफ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप सपोज इसको एस से दिखा दो। यूं तो फिजिक्स में दो पॉइंट्स के बीच के डिस्प्लेसमेंट को जब चाहो हम तुम एक्स से भी दिखा सकते हैं, एक्स से दिखा सकते हैं। यहां पे सपोज करो कैसे दिखाया है, एस। वेलोसिटी ये भी क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है, तो उनका जो रेशियो है वो वेक्टर है। हम लोग और बातचीत करेंगे। वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर दो हम तुम, v से। एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर दो, a से। और फोर्स को कैसे दिखा दो, f से। तो आज से तकरीबन 30-40 साल पहले, सर आवाज नहीं आ रहा। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट, एक मिनट अभिनव, इस वजह हो सकती है। अभिनव कितने देर से आवाज नहीं आ रही थी? वही 5 मिनट। तो रुकते ही बोलना चाहिए था, 10 सेकंड के अंदर अंदर अभिनव। ठीक है, चलो अब अभी आवाज क्लियर है? यस सर। अच्छा चलो, ठीक है। तो आज से तकरीबन 30-40 इयर्स अगो, 90s में, 80s में, जब कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी को कहना होता था कि ये वेक्टर है, तो करते क्या थे, इसके सिंबल को बोल्ड किया जाता था। देखो कितना वक्त लग रहा है, कितनी बार आपको पेंस इस पे चलाने। कुछ ऐसे उसके सिंबल को बोल्ड किया जाता था, तो हम लोग ऐसा समझते थे कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, जिसमें डायरेक्शन भी है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए बोल्ड किया।
लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो टाइम जाता था, एक ही लेटर को घिस घिस के मोटा करो। दूसरी बात, आप एक ही जगह पेज चलाते रहो तो पेपर भी फटे। आप इस पेज में लिख रहे हैं, अंदर वाले पेज तक वो उसका जो असर है, उसका जो इंप्रेशन है वो दिखता था। तो ये बड़ा बोरिंग तरीका निकला। बाद में ऐसा किया गया कि या तो आप ऐसे सिखा रहे थे, लिखा इसी लेटर ए को लिखा और इसी लेटर एफ को लिखा, और तरकीब क्या निकाली गई, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके सिंबल के ऊपर आप एक छोटा सा एरो मार्क दें। बेहतर था ये, एक ही लेटर के ऊपर आपको बार बार पेन घिसने की जरूरत नहीं थी, एक छोटा सा एरो मार्क दे दो। तो इसे तो इसके ऊपर एरो मार्क, इसके ऊपर भी एक छोटा सा एरो, इसके ऊपर भी छोटा सा एरो। तो जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एक छोटा सा एरो मार्क दिया जा रहा था, उसके बारे में हम लोगों से कहा गया कि हम लोग वैसे चीजों को वेक्टर्स की तरह ट्रीट करें। मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी है, ऐसी बात हुई। अब एक दो बात और समझना, जब भी आप ये एरो मार्क देंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट। कभी भी ऐसा मत करना कि एरो मार्क आप ऐसे इधर से नहीं कर सकते, या कभी भी ऐसा मत करना कि एरो मार्क आप साइड में नीचे से ऊपर, या फिर साइड में ऊपर से नीचे। और अब इसको पढ़ेंगे वेक्टर एस या फिर एस वेक्टर, पढ़ेंगे वेक्टर वी या फिर वी वेक्टर, वेक्टर ए या फिर ए वेक्टर, वेक्टर एफ या फिर एफ वेक्टर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही लगाते हैं, बॉडी उसी तरफ डिस्प्लेस होती है, उसी तरफ उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। तो इस तरह की बात है, ठीक। हालांकि ये आपको अभी भी एनसीईआरटी बुक्स में दिख जाएंगे। अभी भी जो एनसीईआरटी बुक आपके पास है उसको ओपन करोगे तो आपको दिखेगा इसमें कि वो जो वेक्टर्स है उसको बोल्ड किया हुआ है उन्होंने। बट फिलहाल ये क्लासिकल तरीका था, अभी फिलहाल हम लोग इसको फॉलो करते हैं। क्या ये बात समझे हम लोग? अच्छा, दूसरा कहा कि सिंबॉलिक नहीं तो आप पिक्चर बनाकर वेक्टर्स को दिखा सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है वो देखिए, इसमें आपको सचमुच लंबे से एरोज लेने होते हैं, सचमुच लंबे से एरो लेने होते हैं, जिसका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, वो जब जरूरत होगी तो बात करेंगे। फिरदौस, ठीक है, अफरीदी, ये जो यहां से यहां तक एरो है ना, ये किसी ना किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ऐसे स्लैंट थोड़ा तिरछा होकर एरो आ रहा, ये भी किसी ना किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा, ये भी किसी ना किसी वेक्टर क्वांटिटी को, ये भी किसी ना किसी वेक्टर क्वांटिटी को। यहाँ पर एक कमी होती है जो यहाँ पूरी हो जाती है। यहाँ आप ये तो बोल रहे हो कि यदि एस है और इसके ऊपर एक छोटा सा एरो है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये एरो बताता नहीं है कि उसका डायरेक्शन क्या है। जबकि आप जब सच्ची एरोज लेते हैं तो जिधर वो एरो जा रहा होता है उसी तरफ डायरेक्शन होता है हमारा। एक और छोटी सी बात,
एरो का लेंथ जितना छोटा उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उतना छोटा, एरो का लेंथ जितना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा। मतलब एक काम करो, इमेजिन करो कि सारे के सारे एरो फोर्स को दिखा रहे हैं, जितने भी एरो हैं ये फोर्स को दिखा रहे हैं। मान लो कि ये फोर्स यहाँ पे F1 है, इस एरो से आपने एक फोर्स F2 को दिखाया, इससे दिखाया आपने F3 को, और इससे दिखाया है F4 को। और फोर्स को मेजर करते हैं किसमें? न्यूटन में। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया। तो सुनना जरा, इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? ये वाला। इसको आप कह दो 2 न्यूटन। इससे थोड़ा बड़े साइज का कौन दिख रहा है? दिस वन। इसको कह दिया 4 न्यूटन। इसके बाद अब कौन बड़ा दिख रहा है? ये वाला। इसको कह दिया 5 न्यूटन। और ये सबसे बड़ा दिख रहा है, इसको कह दिया 6 न्यूटन। मतलब जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को सचमुच के एरो से दिखा रहे हैं, तो एरो का जो लेंथ है वो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। यदि एरो का साइज छोटा है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम, एरो का साइज बड़ा है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा। उसकी वजह से अलग अलग लेंथ थे तो सबको अलग अलग न्यूटन का फोर्स दिखाया। मान लो आप फोर्स नहीं कहते, मान लो कि आप कहते कि सब वेलोसिटी है, तो एक को v1, एक को v2, एक को v3, एक को v4 ऐसे दिखाते हैं। और 4 न्यूटन नहीं 4 मीटर पर सेकेंड लिख चुके होते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसी बात हो जाती है। और एक छोटा सा काम और करना, क्योंकि ये तो है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये तो पिक्चर है ही, बट यहाँ पर सिंबल भी तो है बच्चों, इसलिए सिंबल छोटा सा एरो, ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन इधर है, हमें इस पिक्चर से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंबल है फोर्स F2, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर छोटा सा, इसको वेक्टर F3, इसको भी वेक्टर क्या कहा? F4। तो सिंबल के ऊपर जो छोटे वाले एरोज है वो डायरेक्शन नहीं बताते, बट जो एरो लेते हैं सच्ची मुच्ची वो डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बात है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग दो तरीकों से करते हैं, या तो सिंबल से या फिर सचमुच पिक्चर बनाकर, डायग्राम बनाकर। सिंबल से हम लोग पहले कैसे करते थे? जिस लेटर से आपने वेक्टर क्वांटिटी को दिखाया है उसको बोल्ड कर दो, जो थोड़ा सा अनयूजुअल तरीका था इसलिए उसको चेंज किया और उसके जगह दूसरा तरीका निकाला कि जो कोई सिंबल है वेक्टर क्वांटिटी का उसके ऊपर वेक्टर का साइन दे दो। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये तरीका था, सचमुच के लंबे लंबे एरोज ले लो, जो डायरेक्शन एरो का होगा उस वेक्टर का डायरेक्शन भी वही कहलाएगा। और एरो के लेंथ कम मतलब मैग्नीट्यूड कम, और एरो का लेंथ ज्यादा मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो आपको ज्यादा परेशानी यहाँ के बाद से, अब आपकी बारी आएगी। यहाँ तक सिर्फ मैं बोल रहा था, आप सुन रहे थे, अब हम दोनों का काम आया है। पहले आप करो क्या कि आप इसको नोट कर लो, देन दूसरे स्लाइड को नोट कर लो, फिर सीधे क्वेश्चन वगैरह की बात करेंगे। डू इट। हो गया? चेंज करें? यस के, चलिए आगे देखें। अभिनव नोट कर चुके आप? यस सर। ओके, अब थोड़ी थोड़ी बात और, जैसे अभी अभी सीखा हम लोगों ने कि एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसी वेक्टर के लिए ये होता है। जब हम तुम थ्योरी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ना जाने कितनी बार आपको ये बोलने की जरूरत पड़ेगी कि यदि ये एक वेक्टर है तो ये जो पिछला हिस्सा होता है
इसको हम लोग कहा करते हैं क्या, टेल, एरो टेल। और ये जो टिप होता है ये कहलाता है क्या, हेड, एरो हेड और एरो टेल। ध्यान रख पाएंगे हुमा? ओके, इस टिप को एरो हेड और इस टेल वाले हिस्से को एरो टेल। दूसरी बात, जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा, यहां से लेकर यहां ये जो लेंथ होता है ये दिखा रहा होता है किस चीज को, किस चीज को दिखा रहा होता है, ये मैग्नीट्यूड। कौन, जो इसका लेंथ होता है मैग्नीट्यूड। अगली बात सुनना, यदि आप इस वाले वेक्टर को करते हो और आपको इसका लेंथ मिला a सेंटीमीटर, मिल सकता था 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, आप एक मेजरिंग टेप लेकर आते हैं, यहां से इसे मेजर करना शुरू करते हो और यहां तक मेजर किया तो आपको इसका लेंथ मिला है कैपिटल A सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो सिर्फ कैपिटल A आपने लिखा है, इसके ऊपर जब आप एक वेक्टर का साइन लगाते हैं तो हमें ना सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा होता है बल्कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग उसके बारे में भी बात कर रहे होते हैं। मतलब ये जो सिर्फ A है वो इस वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आपने एरो मार्क दिया वो ये बताता है कि इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है। सुना? तो लेंथ है कैपिटल A, इसके ऊपर छोटा सा एरो दिया है, ये जो आपने वेक्टर A लिखा है जिसको आप A वेक्टर भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे सिंबल में दोनों बातों का जिक्र होता है, मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी। लेकिन यदि इसी चीज को आप ऐसा करो, वेक्टर A लिखो, एक दीवार यहां एक दीवार यहां लगा दो, अब आप इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर A। अब आप इसे पढ़ सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो या तो इन दो वर्टिकल दीवार की वजह से इसको आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर A पढ़ो तब भी सही, या इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A पढ़ो तब भी सही। जैसे आप दो दीवार ऐसे दे जाते, मॉडुलस का साइन दे जाते, मतलब हम लोगों ने डायरेक्शन की बात बंद कर दी है कि उसका डायरेक्शन ईस्ट है या वेस्ट है या नॉर्थ है साउथ है, इसके बारे में कोई बात नहीं, यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या लिखा है आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, मॉडुलस, है ना? तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट एक और बात, यदि आपको मुश्किल लगती है कि कौन इतनी लंबी लाइन यहाँ खींचे, कौन इतनी लंबी लाइन यहाँ खींचे, कौन ऐसा एरो दे, तो आप इससे छुटकारा पा सकते हो, आप सिर्फ इसको ए लिख दो, ना तो ऊपर वेक्टर का साइन दो और ना तो आजू बाजू वो वर्टिकल लाइन दो। शेर बन गया, फिर से अर्ज किया है, ना तो ऊपर वेक्टर का साइन दो और ना तो आजू बाजू वर्टिकल लाइन दो। अच्छा, थैंक यू। ठीक, तो ये दोनों सेम चीज है बेटा, इसका भी मतलब कि आप मॉडुलस ऑफ, है ना, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की बात कर रहे हो, तो ये दोनों सेम चीज है, ये जो दोनों सेम है, ये जो दोनों चीज है
वो सेम है। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब प्लस ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दोनों का मतलब है कि हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन से लेना देना फिलहाल नहीं है। ठीक है शमा, पल्लवी, ओके। हाँ, और ऐसा लिखा रहेगा मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, जरा आप इस चीज को भी नोट कर लो और चलते हैं अब कुछ एंजॉय करने के लिए। इतनी देर इन चीजों को देखने के बाद अब सवाल होंगे जिनके जवाब आपको देना होगा एंड ऑल दैट, ऐसे चलेंगे। नोट कर चुके हैं हम लोग? अब इसके बाद जो पढ़ने जा रहे टॉपिक हम लोग, वो टॉपिक आपको इस काबिल बनाएगा कि 5 मिनट्स के बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करोगे। एक क्वेश्चन आएगा, वो पहले आप ट्राई करेंगे, सक्सेसफुली आप उसको सॉल्व कर गए तो ठीक है, कहीं रुके तो फिर हम लोग देख जाएंगे। चलो ये लो, ऑन पेपर यदि आप बात करें, इस डायरेक्शन को नॉर्थ कहते थे, इसे साउथ, इसे ईस्ट और इसको क्या कहते हैं, वेस्ट। ठीक है, आई रिपीट, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये हो गया क्या, साउथ। अब मुझे एक बात बताएं, यदि दोनों के बीचों बीच आप इस तरफ निकल पड़े, इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? ये ना तो ईस्ट है और ना ही नॉर्थ है, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच की बात हो रही है। मतलब यदि एंगल की बात करो, ये एंगल हमें कितना दिख रहा है, एकदम 45, बिल्कुल दिख रहा है 45 है। तो आप समझ गए कि दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर है, हम लोग इनके बीचों बीच वाले डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। या फिर यहां से इसकी बात करो, इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, या इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, या इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, जबकि ये एंगल 45 है ना, यहाँ पर भी वैसे वैसे है। तो फिलहाल पहले अभी एंगल की बात ना करते हुए मुद्दे की बात, क्या नाम देना चाहेंगे हम लोग, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच को नॉर्थ ईस्ट। मेरी बात फिर से सुनना बेटा, जब ये अभी तुरंत वो 5 मिनट्स जब हम उसको डिस्कस कर चुके होंगे, मैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा वैसे क्वेश्चंस आपको जो भी बुक है आपकी उसमें दिखेंगे। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए और उससे फिर और बड़े क्वेश्चंस बनेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, साउथ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, साउथ ईस्ट। ऐसा कोई ऐतराज? चलो अब आते हैं वेक्टर्स की बात करने। ये तो ज्योग्राफी में भी ऐसा किया है, ये तो आप जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे थे और आपके पास कोई मैप दे दिया गया था इंडिया का या किसी दूसरे कंट्री का, तो उस वक्त भी कहा था कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ वेस्ट में ये लोकेशन है ना, ये सारी चीजें वो तो था। लेकिन अब आपको क्या मिलने वाली है चीज, वो ध्यान देना कि सपोज आप एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर यहां से शुरू होकर इस तरफ चला और एंगल आपको दे चुका है, कितना है, 30 डिग्री। जब तक ये बीचों बीच था तब तक तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट कह रहे थे, लेकिन अब तो थोड़ा पीछे रह गया, बिल्कुल मिडिल में तो है नहीं, और ये एंगल इसके साथ सेपरेट हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन के साथ इस वाले वेक्टर का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। तो ऐसे केस में आप इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे वो सुन लीजिएगा।
इसका डायरेक्शन बताएंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा कहना पड़ेगा। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते वक्त 30 डिग्री चलने के बाद जो डायरेक्शन मिलता है, ये वेक्टर का डायरेक्शन वही है। और एग्जांपल लेते हैं, हमें इसका डायरेक्शन बताना था, तो ये ईस्ट से नॉर्थ की, तो 30 डिग्री ये जा किस तरफ रहा, नॉर्थ की तरफ। किसके नॉर्थ, इस ईस्ट के रेस्पेक्ट में नॉर्थ की तरफ इसका मूवमेंट। एक और लेते हैं, चलो यहां देखना, ये जो नॉर्थ वाला डायरेक्शन है ना, वहां से इसका एंगल है 60। तो ऑफ कोर्स यहां पर 60 डिग्री का तो जिक्र होगा, लेकिन बताना होगा कि किधर जाते वक्त 60 बना है और किसके रेस्पेक्ट में यह 60 हमारा बन रहा है। क्या मैं ऐसा लिखूं, 60 डिग्री, क्या कहा आपने, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट के डायरेक्शन में जाते हुए इसने एंगल कितना सबटेंड किया है, 60 का। ये ऐसा हो सकता है, अभिनव गौर कर रहे हैं हम लोग, यस सर। ठीक है। इस बार लिखा, मान लो 70 डिग्री का, तो अब इसका देखो एंगल किसके साथ बन रहा है, साउथ के साथ। साउथ से वेस्ट की तरफ जाते वक्त इसने 70 बनाया, तो एंगल तो आपने सही पकड़ा है 70 डिग्री, लेकिन क्या कहना पड़ेगा, वेस्ट ऑफ साउथ। एक और बाकी रह गया, इसको भी क्यों छोड़े, कुछ ना कुछ ले लेते हैं। ये एंगल लिया 15 डिग्री, किधर जाना था, साउथ की तरफ, तो हमें कहना पड़ेगा 15 डिग्री साउथ। कहां से साउथ की तरफ जा रहा है, ईस्ट से। 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। वेक्टर्स में डायरेक्शन को कई बार एंगल्स के शक्ल में रिप्रेजेंट करना होगा, और लिखने का तरीका यही होता है। सुना, तो जो कुछ आपको यहां दिख रहा है उसे पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब मैं एक एक कर क्वेश्चन लूंगा, उस क्वेश्चन में ऐसे ही डायरेक्शंस आपको बताने होंगे, डायग्राम बनाकर लिखकर करेंगे कोशिश। चलिए, ओके अभिनव, यस सर। ठीक है। ठीक है श्रेया, समझ पाई थोड़ा। अंकिता, नितिका, ये अमीर बच्ची कुछ बोल नहीं रही है। अच्छा, संध्या, क्षमा, ओके। क्वेश्चन लिखे, क्या क्वेश्चन लिखे हम लोग जो आपको ही सॉल्व करना होगा। ये रहा क्वेश्चन, ड्रॉ
द फॉलोइंग वेक्टर्स फर्स्ट, एक फोर्स है 6 न्यूटन का, कॉमा, उसने एंगल बना रखा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको ये डायग्राम से बना कर दी। फिर एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसने एंगल बना रखा है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बस ये 2 सवाल आपके लिए। एक और बात का ध्यान रखना, फोर्स की बात हो रही है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड कितना, सिर्फ 6 न्यूटन, तो एरो का लेंथ छोटा रखना। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एरो का लेंथ लंबा रखना, ये भी ध्यान रखिएगा। लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कहीं ना कहीं, तो उस एरो के साइज को भी ध्यान रखिएगा और डायरेक्शन को भी। पहली कोशिश आप करो, फिर मिलजुल कर देखते हैं। जी सरकार। कर चुके हम लोग। अभिनव आप ट्राई कर चुके हैं? यस सर। ठीक है, आप रिद्धि सॉल्व करके चेक करें। चलो इससे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, काफी वक्त है ये, गौर करना। इसे सॉल्व करते हैं। ये रहा एक्सिस, आपने भी लिया होगा, ये रहा एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ हमें कहना नहीं है कि वाई और एक्स है, कहना होगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। तो हमें क्या दिखा है, 6 न्यूटन का फोर्स है जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ये रहा, नॉर्थ ये रहा। ध्यान से, यहां के बाद आपको सबसे असली काम करना है। ईस्ट और नॉर्थ की बात हो रही है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से चलकर कोई ईस्ट की ओर जा रहा था और एंगल इसने बनाया है 30 डिग्री का। देखो तो 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वो जो टुवर्ड्स है ना वो छिपा रहता है, ठीक है। मन ही मन आप इस पति मान लीजिए, मन ही मन आप ये जो टुवर्ड्स वर्ड है वो कहीं रख लेना। अरे गलती से हुआ, तो ये टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये रहा हमारा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। लेकिन एक कमी है,
इसकी बात कर चुके हैं हम लोग की 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, लेकिन 6 न्यूटन की तो बात नहीं है। इमेजिन करो कि ये जो एरो आपने यहां से यहां दिया है ये 6 सेंटीमीटर का है। तुम बोलोगे हम लोगों को तो 6 न्यूटन लेना था, 6 सेंटीमीटर क्यों ले रहे? इसलिए कि हम लोगों ने ऐसा माना कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 6 न्यूटन इक्वल्स टू क्या ज्यूम किया, ये माना हम लोगों ने कि एरो का साइज यदि 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 न्यूटन का फोर्स। तो जब हम लोगों को 6 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करना है तो इस वेक्टर के एरो का लेंथ भी कितना लेना होगा? 6। आगे दूसरी बात, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। इस बार क्या है? 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसा एज्यूम करो। तो 10 मीटर पर सेकेंड के लिए हमें कितना लंबा एरो लेना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कहीं लिख दिया कि 1 मीटर पर सेकेंड को हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर माना, तो 10 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो हमें 10 सेंटीमीटर लंबा लेना पड़ेगा, मतलब इससे कहीं ज्यादा। ये 6 है तो 10 थोड़ा और लंबा होगा, लेकिन उसके पहले डायरेक्शन 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, फिर से 15 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से चलकर वेस्ट की तरफ जाना है और एंगल कितना हमें सबटेंड करना है? 15। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट किधर है? ये रहा। नॉर्थ किधर है? ये है। और 15 डिग्री कोई ज्यादा बड़ा एंगल तो होता नहीं। ये 15 डिग्री किधर जाते वक्त? टुवर्ड्स वेस्ट। कहां से चलना शुरू किया था? नॉर्थ से। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ इसका 15 सेंटीमीटर, और इसके लेंथ को क्या कह दो आप? 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेलोसिटी। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ से हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ द वेलोसिटी। चलेगा? नोट कर लो कितने बच्चों का सही हो गया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत अच्छा, ठीक है। रॉन्ग होने वाली कोई बात तो थी नहीं, चलो चलेगा। अभिनव सही हो पाया था? Yes, sir. ओके, चलो ड्रॉ कर लिया। लिखेंगे some important results या some important points related to vectors, some important points related to vectors। पहली बात पहले देख लेना, उसके बाद इसको नोट करना आप। A vector does not change on rotating it through 360 डिग्री। सुनना, प्लीज सुनना। ये रहा
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। और हम लोगों ने कंसिडर किया है कोई भी एक वेक्टर जो ऐसा है जिसने इनिशियली यहां से कुछ एंगल बना के रखा है, क्या, 30 डिग्री। ओके, अब आप क्या करो, इसको यहां से पकड़ो और इसे खींचते 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 हुए वापस यही ले जाके रख दो। तो जब आप इसको, ये पहले ऐसे था और इसको रोटेट करवाया और रोटेट करवाया और रोटेट करवाया, पूरा का पूरा 360 डिग्री का रोटेशन इसे दे दिया, ना तो इस वेक्टर का ये लेंथ चेंज हुआ, ना तो इसका पोजीशन चेंज हुआ। मतलब यदि आप किसी भी वेक्टर को उसके ओरिजिनल पोजीशन से 360 डिग्री का एक रोटेशन दे दे, यहां तक, सॉरी 360 डिग्री का रोटेशन दे दो यहां तक बिल्कुल, तो इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना तो डायरेक्शन चेंज होता है। ये वेक्टर यदि पहले वेक्टर ए था तो एक रोटेशन जो आपने 360 डिग्री का दिया है या 2 पाई का दिया है, उसके बाद ये बिल्कुल वहीं पहुंच जाएगा जहां से चला था, वही इसका मैग्नीट्यूड होगा और वही इसका डायरेक्शन जाएगा। यहाँ पे था एक रोटेशन देकर वापस यही कर दिया, तो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। बात नंबर 2 सुना, वो क्या है? A vector does not change on its parallel shifting। ये क्या कह रहा है, पैरेलल शिफ्टिंग? मतलब आप ये समझ लो कि ये कोई एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड ये रहा इतना लंबा और डायरेक्शन ये रहा इस तरफ, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड ये इसका डायरेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो। पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब ये जितना लंबा है उतना ही लंबा रखो और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रखो, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना है और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होना है। मतलब वेक्टर में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आएगा, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं तो इसको ऐसे कर दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से तरीके से करना। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करना, लेकिन जितना लंबा उतना ही लंबा और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि 4 अलग अलग जगहों पे इनको लिख दिया है, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया। ना तो आपने इस एरो के लेंथ को थोड़ा सा टैक्सेमस किया है, ना तो इसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की है। दैट मीन्स यदि हम लोग इसको वेक्टर P कह रहे हैं, ये भी हमारा वेक्टर P होगा, ये भी हमारा वेक्टर P होगा और ये भी हमारा वेक्टर P होगा। क्या था रमन? अच्छा, स्केल। क्या ये बात समझे हम लोग? और तुम सोचो कि पैरेलल शिफ्टिंग का काम क्या आएगा? आएगा अभी जब हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करेंगे। यदि दो वेक्टर्स हों तो उनके एंगल्स को आप कैसे डिसाइड करोगे, वो वहां पर हमारी काम आ जाएगी। फिलहाल आप इन दोनों पॉइंट्स को पहले नोट करो, तब चलेंगे आगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट जो अगली बात है वेक्टर से रिलेटेड,
वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे कम इंपॉर्टेंट था, इसका यूज ना के बराबर होगा। इससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चीज, इसका बहुत यूज होगा। और इससे भी ज्यादा ये है, इसका बहुत 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 यूज होगा। द एंगल between two vectors is the smaller of the two angles when they are joined tail to tail। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पे हम लोग गलत, देखो ये छोटी छोटी चीज आज के क्लास में इसकी कुछ बेसिक चीज करवा रहा हूं। जब इसके बाद वाले क्लास में आप आओगे, मैं कोई थ्योरी डेराइव करूंगा, मैं बोलूंगा आपके स्कूल एग्जाम में जरूरी है, पूछता ही पूछता है। उस दिन हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी देखेंगे और न्यूमेरिकल भी उस पैटर्न पे देखेंगे। आज हम लोग को एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था जो हम लोग कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, कहता है आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। एक ले लिया आपने ये वाला वेक्टर, एक वेक्टर ये लिया है और दूसरा वेक्टर ये लिया। ये वाला एरो थोड़े छोटे साइज का है और ये कंपैरेटिवली थोड़े बड़े साइज का है, मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड कम और यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा। यदि वेलोसिटी है दोनों वेक्टर्स, तो यदि ये 2 मीटर पर सेकेंड को दिखा रहा होगा तो ये तकरीबन 5 मीटर पर सेकेंड को दिखा रहा होगा। यदि किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स वेक्टर को आप दिखा रहे हैं, तो यदि ये 5 न्यूटन होगा तो ये उसका डबल लेंथ है, तो ये तकरीबन 10 न्यूटन को दिखा रहा होगा। ऐसी बात। यदि दोनों वेक्टर्स एक्सेलरेशन है, ये यदि 1 मीटर पर सेकेंड होगा पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहा तो था कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में एरो मार्क का लेंथ जितना ज्यादा, वो वेक्टर का उतना बड़ा मैग्नीट्यूड दिखाता है, और लेंथ कम तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कम। ठीक है, फिलहाल अब आपसे पूछा जा रहा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। बस आप मान लो कि ये वेक्टर हमारा वेक्टर P है और ये वेक्टर कौन सा है, वेक्टर। अब यहां देखो दो एंगल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक एंगल यहां दिख रहा है, दूसरा एंगल आपको ये दिख रहा है। सपोज ये 60 है, ऐसा मानो कि ये हमारा 60 है, तो ये ग्रीन वाला कितना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 300। क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल में, कंप्लीट साइकिल में एंगल 360 का बनता है। तो यदि ये वाला एंगल 60 हुआ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360। अब आप इन दोनों में से किसे कहेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q? एक एंगल काफी बड़ा है इनके बीच का और एक एंगल छोटा है। आपसे कह रहा द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। दोनों एंगल्स में जो छोटा है उसी एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहेंगे। कब? व्हेन दे आर ज्वाइंट टेल टू टेल। दोनों वेक्टर्स के पूंछ आपस में बंधे होने चाहिए, यही समझ लो। दोनों के टेल आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो जहां पे टेल टेल कनेक्ट हो रहा होता है एंगल, वही पता करते हैं हम लोग। तो आप जरा सोचिए, टेल और टेल तो कनेक्ट हो रहे हैं, ये छोटा एंगल दिख रहा है और एक यहाँ पे बड़ा एंगल दिख रहा है। तो हम लोग किसको लेकर चलेंगे? इस स्मॉलर वाले को। किसको नहीं फॉलो करना है? इस बड़े वाले को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी पता हो जाएगा कि हम लोगों ने इसको
सीखा है? अभिनव, Yes. चलो समझ पाए इसको? Yes, sir. ओके। बस एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं हम लोग, फिर फिजिक्स के इस इंट्रोडक्टरी क्लास को रोकेंगे और अगली जो फिजिक्स क्लास होगी उसमें थ्योरीज, प्रॉब्लम्स जो भी होंगे वो सब कुछ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ये इंट्रोडक्शन था हमारा। अब इसमें टाइप्स वेक्टर वगैरह देखना है तो हम लोग उस तरफ जा पाएंगे। हो गया नोट? डन हो चुका है अभिनव? Yes, sir. ओके। फाइंड द एंगल between the vectors। चलो पहला ये है कंडीशन, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और ये वाला एंगल आपको दे रहा है 320। दूसरा एक ये वेक्टर रहा, एक ये वेक्टर रहा, और ये एंगल कितना है 120। ठीक है क्या? चेक करें। ये 320 जरूर है, लेकिन आपने रूल क्या पढ़ा कि यदि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है तो दो शर्त है। शर्त नंबर 1, दोनों के टेल टेल मिलने चाहिए, वहीं पर एंगल मेजर होगा। एक ऑफ कोर्स छोटा और एक बड़ा होगा, तो जो छोटा वाला एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जरा देखो तो, क्या ऐसी बात है दोनों के टेल टेल मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। ये तो बड़ा बड़ा एंगल है, ये जो बच गया वो कितना है? हाँ 40 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री ये होगा, ये नहीं लेंगे। यहाँ पे ये 120 है, ये कितना होगा बच्चों? ये कितना है? 240। तो हमारा एंगल कौन सा लोगे आप? 120 लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। कितने बच्चों ने ऐसा कर लिया? चलो इन सारे बच्चों का गलत हो गया। जिसने भी अभी हंसी खुशी कहा कि सर 120 स्मॉलर है, यही आंसर हो। अरे पगले आजम, कहा था कि दोनों के टेल टेल मैच होने चाहिए। एक का मुंह है, दूसरे की पूंछ है। प्रॉब्लम। क्या मतलब? मतलब ये तो कंडीशन ही नहीं हुआ। अब देखना, आपको बताया था पैरेलल शिफ्टिंग, कहा था ना कि किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसका फायदा अब देखो। अब देखो तो इसके लिए हम लोग क्या करो कि पहले ही छोड़ दिया, ये वाला क्या था? वेक्टर p था मान लो, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और वेक्टर q को पैरेलल शिफ्टिंग कराओ। मतलब ये जो यहां ऐसे है, आप इसको ऐसे लिया, जितना लंबा है उतना ही लंबा, और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में। अब ये जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
ठीक है, लेकिन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ्स लगाना होगा। ये 120, ये आगे जाओगे तो एंगल कितना होगा, कितना होगा 60, यहाँ पर भी एंगल क्या हुआ 60, यही आंसर है। दो वेक्टर्स के बीच एंगल कहां पे लेना है, जहां दोनों के टेल टेल मैच करे, एक का हेड एक का टेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सही किसका हुआ था, 1 2 3 4 5 6, ओके ठीक है। अभिनव आपका राइट था या रॉन्ग? यस सर। यस सर मतलब डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं आप। यस सर का मतलब क्या, राइट है इसलिए रॉन्ग। ये ठीक है, चलो ओके ना। चलिए, तो यहां तक के बाद हम लोग फिजिक्स के इस इंट्रो वाले क्लास को रोकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्लास लगाएंगे। तो आज की क्लास यहीं रुकेगी और अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।